वेलकम टू टेक एजुकेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। कितने टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, कितने टाइप का मैग्नेटिज्म होता है, लाइक डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, और टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। तो उन सबको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, किसके बेसिस पे वो डिफाइन किए जाते हैं कि वो डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा, उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। उन सबका एप्लीकेशन क्या क्या है, उन सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सर ये सबसे पहले मतलब टोटल मिलाकर ये कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका टोटल जो भी डाउट होगा मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लेंदी लेक्चर होगा लेकिन सब कुछ सारे कंसेप्ट उसमें कवर हो जाएंगे मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट कोई भी मटेरियल एक मैग्नेट हो सकता है अगर वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसे हम लोग देख तो नहीं सकते, इनविजिबल होता है, लेकिन इसके फोर्स को हम लोग फील कर सकते हैं। आइदर वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा और रिपल्सिव फोर्स होगा। कुछ मटेरियल है जैसे कि लोहा, आयरन, तो आयरन को हम लोग जानते हैं कि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इसके थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक जो फोर्सेस होते हैं उसको फील किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो बेसिक एप्लीकेशन है नेविगेशनल कंपास में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो फाइंड आउट करते हैं, खिलौने टाइप का आता था बचपन में, जिसमें एक तरह का एक ये कंपास लगा होता था, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को डिफाइन करता था। इलेक्ट्रिक मोटर्स में जो हम लोग वायरिंग करते हैं उन सब में इसका यूज होता है, कोर्स वगैरह में, बायोमेडिकल साइंस में इसका काफी यूज होता है। अब एक काफी आश्चर्यजनक बात, सरप्राइजिंग फैक्ट एक है कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हैं। अगर देखा जाए तो सारे मैग्नेटिक मटेरियल हैं और नॉन मैग्नेटिक एक भी नहीं है। ठीक है, अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी मटेरियल हमारे यूनिवर्स में हमारे फाइंड आउट है, मतलब हमारे अर्थ में जितने मटेरियल हमने फाइंड आउट किए अभी तक, उन सब में थोड़ा सा किसी में बहुत कम होता है, किसी में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, किसी में बहुत ज्यादा होता है, किसी में बहुत कम, मिनिमम होता है, स्मॉल होता है, जिसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम लोग आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो 10⁻⁻5 रेंज का होता है, किसी का 10⁻3 रेंज का होता है। तो किसी में बहुत कम होता है मैग्नेटिक का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी, किसी में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो हम जिसे टोटली नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। ठीक है, अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो। लेकिन अब इसके पीछे जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी उसे हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे एच है मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मटेरियल को अगर हमें देखना है, चेक करने के मैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं है, या फिर वो किस टाइप का मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है, इस टाइप का, तो हम लोग उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं एच से। ठीक है, इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। अब एक तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ, क्लास 10-12 में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, एक कॉइल है, इसमें करंट पास किया जा रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसमें हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाकर देख सकते हैं। इस डायरेक्शन में जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, राइट हैंड थंब रूल लगा देते हैं। और बी जो है इसे हम लोग डिनोट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, कि यूनिट एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, उसका जो यूनिट होगा वो टेस्ला होगा या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बी और एच के बीच में रिलेशन है, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है। म्यू जहाँ पे आपकी परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी होता है कोई भी एक मटेरियल है, ये इसकी टेंडेंसी कितनी है मैग्नेटाइज होने की, मतलब इसे मैग्नेट अगर हमें बनाना है तो कितना फास्ट ये मैग्नेटाइज हो सकता है, या अप टू कितने एक्सटेंट तक हो सकता है। एक होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि ये इसका मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत कम है, एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यानी कि ज्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, तो इसका म्यू जो होगा वो ज्यादा होगा, इसका म्यू कम होगा, तो वो है म्यू परमिएबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा म्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक म्यू जीरो और एक म्यू आर। ये म्यू आर है। ठीक है, तो म्यू गामा जैसा लग रहा है लेकिन ये गामा नहीं है, आर है, म्यू आर। तो म्यू जीरो जो होता है वो आपका परमिएबिलिटी होता है वैक्यूम में, और ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट का जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इसका यूनिट भी होता है हेनरी पर मीटर, यहाँ लिख रखा है। ठीक, और जो म्यू आर है ये होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, यानी कि एक तो आपका एब्सोल्यूट जो आपका वैक्यूम है उसके रिस्पेक्ट में जो भी परमिएबिलिटी होगी उसको म्यू आर से डिनोट किया जाएगा। तो मैग्नेट में एक चीज आपको पता है कि हमेशा दो पोल होते हैं, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो पोल होते हैं हमेशा, और इसमें जो फ्लो होता है वो हमेशा साउथ नॉर्थ में इंटर करता है और साउथ से एग्जिट करता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है, इसे हम लोग आगे देखेंगे। ये हमेशा 2 मोनोपोल्स होता है, इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ का। कभी भी आप मैग्नेट ऐसा नहीं बना सकते हो कि नॉर्थ पोल को ज्यादा स्ट्रेंथ दे दो और साउथ पोल को कम उसका स्ट्रेंथ दे दो, ऐसा नहीं कर सकते। हमेशा दोनों का जो स्ट्रेंथ होगा वो इक्वल होगा, और एक डिस्टेंस के साथ सेपरेट करेगा, जिसकी वजह से ये डाइपोल बनाता है। मैग्नेटाइजेशन एक टर्मिनोलॉजी है। मैग्नेटाइजेशन होता है कि विद द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो मैग्नेटिक मोमेंट्स जो होते हैं किसी मटेरियल के, उनकी टेंडेंसी होती है अलाइन होने की। सपोज इस तरह से मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर का जो डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो इस तरह से रेंडमली ओरिएंटेड है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो सारे एक डायरेक्शन में अगर ये अलाइन हो रहे हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उसकी जो मोमेंट्स होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट्स, उसको अलाइन करने की टेंडेंसी होती है।
तो वो होता है मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन जो है उसे हम लोग m से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस था वो B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच हमने पढ़ रखा था, और ऊपर से हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा करके जो मैग्नेटाइज किया उसकी वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड B जनरेट होगा, ठीक है। एक जो ऑलरेडी वो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो, और एक जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटाइज किया उसकी वजह से, दो रीजन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जो m और h के बीच का रिलेशन है वो है ये x तो नहीं है, ये इसे कोई दूसरा साइन बोलते हैं, x नहीं है ये, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। m फॉर मैग्नेटिक, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, उसका साइन होता है ये xm, ठीक है। मैं भी xm बोल दे रहा हूँ इसको। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा म्यू r माइनस 1 होती है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला म्यू r माइनस 1। अब इसमें क्या है कि जो ओरिजिन मैग्नेटिज्म का जो ओरिजिन है वो कहाँ से आया वो देखना है। तो हमेशा देखिए जो भी स्पिन मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी होता है, जैसे ये क्लॉकवाइज हो गया या एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल में रोटेट मतलब स्पिन करते रहते हैं। तो हमने क्लास 11th 12th में भी पढ़ा था कि जो जिस तरह से वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बेसिस पे हमारे मैग्नेटिक मोमेंट्स डिफाइन होते हैं। मतलब जैसे S P D F, ये हमने 4 तरीके का ऑर्बिटल पढ़ा था। S में जैसे एक ऑर्बिट होता है, P में 3 होते हैं, D में 5 होता है, इस तरह से हमने पढ़ा था। तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर रहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई मॉलिक्यूल्स, कोई एटम्स, एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें अनपेयर्ड होते हैं। सपोज ये P में, ठीक है, टोटल इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें मान लीजिए 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो एक तो अनपेयर्ड रह गया, एक सिंगल रह गया, तो इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक मोमेंट इसमें जनरेट हो सकता है। मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म होता है डिपेंडिंग ऑन द एग्जिस्टेंस एंड अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स। जो भी मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो किस तरह से अलाइन किया हुआ है, उसका एग्जिस्टेंस किस तरीके से है, विथ और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोगों ने टोटल 5 टाइप का मैग्नेटिज्म हमने डिफाइन कर रखा है। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म एंड एंटी-फेरोमैग्नेटिज्म। इन सब के बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे, इन सब का एप्लीकेशन भी देखेंगे। और ये हमने डिस्कस किया था कि हमेशा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन जो निकलती है और हमेशा साउथ पोल में ये इमर्ज होती है, ठीक है। लेकिन जो अंदर होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है, ये ध्यान रखना है। ये हमने भी एक्सटर्नली आपको बताया कि एक्सटर्नली होता है, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है, लेकिन जब मैग्नेट के अंदर होता है वो साउथ से जाती है नॉर्थ की साइड में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट है डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म में क्या है? डायमैग्नेटिज्म में सबसे पहले कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लो आप एल्युमिनियम, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर, गोल्ड, सिलिकॉन, जिंक, ये सारे जो मटेरियल्स, ये सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो इसमें कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके मैग्नेटिक डायपोल्स नहीं होते हैं, उसमें कोई भी मैग्नेटिक डायपोल्स नहीं है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ, तो आप देख सकते हो इस फिगर में कोई भी मैग्नेटिक डायपोल्स इसमें नहीं है। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके अपोजिट में इसका जो मैग्नेटिक डायपोल्स जो होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। दिखने का मतलब वो आप फील कर सकते हो, वो फील होने लगते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स, इसके मैग्नेटिक डायपोल्स इसमें अलाइन हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन ये एक तरह का काफी वीक टाइप का मैग्नेटिज्म होता है, मतलब काफी कमजोर होता है। आप इसको काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट, अच्छा इक्विपमेंट ला करके ही जज कर सकते हो कि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो वो काफी, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो काफी कम होती है, बहुत ही कम होती है और नेगेटिव होती है। नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और मैग्नेटिक जो डायपोल है वो इस डायरेक्शन में अलाइन हो चुका है, तो इसलिए इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव हो गई, तो म्यू r माइनस 1 क्या हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। तो म्यू r जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी वो 1 से कम होगा। 1 होता है आपका किसके केस में, एब्सोल्यूट जो होता है मतलब वैक्यूम के केस में, तो ये वैक्यूम से भी कम होगा। इसका डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी वो वैक्यूम से भी कम होगी। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, इनर्ट गैसेस हैं, फिर काफी कुछ मेटल्स हैं लाइक गोल्ड, कॉपर, मरकरी, कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक आपका बोरोन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कुछ आयंस है लाइक सोडियम आयंस, क्लोरीन आयंस, ठीक है, उनके सॉल्ट जो हैं। फिर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वाटर हो गया, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। ये सारे जो एग्जांपल्स है वो डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल हैं। अब इसमें देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा ना, जैसे ये हमने क्या लगा रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और ये मैग्नेटिज्म है, कितना मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका फील्ड है और ये है, तो इसमें जो स्लोप बनेगा जैसे m इज इक्वल टू ये जो आपका ससेप्टिबिलिटी इनटू h,
का फॉर्मूला है, तो इसमें एक्स, तो ये इसको मैं एक्स का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक्स जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, हमने देखा क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाया, मैग्नेटिक डायपोल जो इस डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं, तो इसका जो स्लोप बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, तो इसका जो कर्व बनेगा वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका जो ससेप्टिबिलिटी होता है काफी स्मॉल होता है, काफी कम होता है और नेगेटिव होता है। इसकी जो वैल्यू रेंज जो लाई करती है वो -10⁻⁻6 से लेकर के -10⁻⁻5 तक होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी स्मॉल वैल्यू, बहुत ही स्मॉल है, मतलब नेगेटिव माइक्रो में बोल सकते हो आप इसकी वैल्यू है ना, मतलब 10⁻⁻6 क्या होता है, माइक्रो ही होता है ना, तो ये माइनस माइक्रो में आप बोल सकते हो इसकी वैल्यू लाई कर रही है। लेकिन ये तब जब मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया तो उस केस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसकी कांस्टेंट होगी। और इसका जो ससेप्टिबिलिटी है, कुछ मटेरियल ऐसे हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल जिसके वैल्यू भी दे रखी है मैंने, जैसे ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो 0.62 माइनस साइन, ठीक है, नेगेटिव है। फिर कैल्साइट है उसका -0.48 है, वाटर का -0.90 है, इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं पैरामैग्नेटिज्म या फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसमें डायपोल्स मैग्नेटिक मोमेंट्स तो हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन वो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स में, उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स उसमें होते हैं, लेकिन वो इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, इसमें रैंडमली इतना ओरिएंटेड है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो उनका जीरो हो जाता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो उसकी वजह से इसमें कोई भी तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर हमें शो नहीं होता है जब तक कि हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली उसमें ना अप्लाई करें। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है इस फिगर में, तो इसमें सारे के सारे मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो जैसे एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर हमें दिखने लगता है, मतलब क्योंकि अब जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो अब दिखेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट ला चुके हैं, एक डायरेक्शन में ज्यादा है। पहले क्या थे, रैंडमली थे, कुछ इधर इस साइड है तो उसके अपोजिट में भी एक होगा, तो ये दोनों को कैंसिल कर दिया। अगर कुछ मैग्नेटिक डायपोल इस डायरेक्शन में और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। लेकिन अब सारे के सारे एक डायरेक्शन में जैसे जाएंगे तो उनका जो बिहेवियर होगा वो राइज करेगा, उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो दिखेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तरह का इनका डायमैग्नेटिज्म जो हमने स्टडी किया था कि उसमें क्या होता था कि एक भी डायपोल मोमेंट्स नहीं होते थे, एक भी मैग्नेटिक मोमेंट्स नहीं होते थे, लेकिन इसमें मोमेंट्स हैं। उसमें और इसमें सिमिलरिटी क्या है कि इसमें भी अगर फील्ड ना लगाया, इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना लगाया जाए तो नेट मोमेंट जीरो हो जाता है, ठीक है, नेट मोमेंट जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट वो जीरो हो जाता है। और डायमैग्नेटिज्म में भी नेट मोमेंट जो हो रहा था वो जीरो हो रहा था, लेकिन इसमें जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इसमें आपका राइज कर जाएगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसी डायरेक्शन में अलाइन होता है, यानी कि इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, ठीक है। क्योंकि देखो डायमैग्नेटिक में क्या होता था, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसका अपोजिट में अलाइन होते थे मटेरियल, लेकिन इसमें क्या है, जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट भी जा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो इनका ससेप्टिबिलिटी होता था वो पॉजिटिव होता है। लेकिन इसका जो मैग्नेटिज्म होता है वो भी एक तरह का वीक फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म ये भी कहलाता है, क्योंकि इसमें भी जो वैल्यू आप देखोगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वो भी ज्यादा नहीं होती, बहुत ही कम होती है, वो भी मतलब 0.00 वाली रेंज की होती है, ठीक है। तो इसका ये पॉजिटिव हो गया, ये तो आपको पता चल गया। और जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में वो स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ वैक्यूम होता है। इसका मतलब पहले वाले में क्या था, वो स्लाइटली लेस देन वैक्यूम होता था, लेस देन 1 होता था जो आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती थी। लेकिन इसके केस में जो आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से क्या होगा, μr-1 ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो μr जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। लेकिन डायमैग्नेटिक के केस में क्या होता था, μr लेस देन 1 होता था, लेकिन इसमें आपका μr ग्रेटर देन 1 होगा। तो कुछ एग्जांपल्स है, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं लाइक एल्युमिनियम, कुछ डायटोमिक गैसेस है लाइक ऑक्सीजन, NO, फिर आयनिक आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हैं, फिर रेयर अर्थ मेटल्स हैं और उनके साल्ट हैं, फिर रेयर अर्थ ऑक्साइड्स हैं। इन सबको ये सब जो मटेरियल वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो स्मॉल और पॉजिटिव होती है। इसकी रेंज होती है 10⁻⁻5 से लेकर के 10⁻⁻3 तक की, माइनस साइन होगा, गलती से आ गया, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए। तो 10⁻⁻5 से लेकर के इसकी वैल्यू 10⁻⁻3 तक लाई करेगी और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है तो μr-1 भी पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से μr की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यानी वैक्यूम से ज्यादा होगी, लेकिन स्लाइटली ज्यादा होती है। वैक्यूम का होता है 1 और इसकी स्लाइटली ज्यादा होगी, 1 से थोड़ा ज्यादा। देख सकते हो कितना ज्यादा है, 10⁻⁻5 10⁻⁻3 को इसमें ऐड कर दो तो 1.001 इस तरह के रेंज में आएगा, ठीक है।
तो इसका स्लोप जो बनेगा ऊपर की डायरेक्शन बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि जो स्लोप है इसका पॉजिटिव है। इसमें एक टेम्परेचर के बेसिस पे डिपेंड करता है, जो आप अपने क्यूरी लॉ पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते जाते हैं ना, तो रैंडमनेस बढ़ता रहता है मॉलिक्यूल्स में, तो उसके जो डायपोल्स होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं, उनमें रैंडम बिहेवियर आ जाता है, और वो जो अलाइनमेंट रहता है उनका बिगड़ जाता है, मतलब एक तरह से वो मिस अलाइनमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो सपोज अलाइन किए हो रहेंगे एक डायरेक्शन में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनका मिस अलाइनमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहां के बाद ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना बंद कर देते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग एक आगे स्लाइड मैंने बना रखा, उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैंने लिखा द रैंडमाइजिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अफेक्ट द अलाइनमेंट ऑफ मोमेंट्स, दिस रिजल्ट इन अ टेम्परेचर डिपेंडेंट ससेप्टिबिलिटी नोन एज क्यूरी लॉ। यानी ससेप्टिबिलिटी अब आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इस लॉ को बोलते हैं क्यूरी लॉ। तो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टोटल आयरन कंटेंट, टोटल लोहे का जितना कंटेंट है उसके प्रोपोर्शनल होगा आपका पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बहुत सारे आयरन बेरिंग मिनरल्स हैं जो पैरामैग्नेटिक होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। एग्जांपल है जैसे आपका मोरिलोनाइट, ये क्ले होता है एक तरह का, नॉन्ट्रोनाइट है, आयरन रिच क्ले है, बायोटाइट है, सिलिकेट है, और ये सीडेराइट है, कार्बोनेट है, और एक और है पायराइट, यानी ये सल्फाइड का मिनरल्स है। तो ये सब मिनरल्स जो भी एक तरह से पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है ये, ठीक है। तो इसमें क्यूरी लॉ क्या कहलाता है? क्यूरी लॉ एक स्पेशल केस है, ठीक है। स्पेशल केस है कि जब मैग्नेटिक मोमेंट्स इंटरेक्ट नहीं करता अपने नाइबरिंग डोमेन से, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो क्यूरी ने दिया था वो दिया था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर 1 टेम्परेचर के 1/T, जैसे जैसे टेम्परेचर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस फिगर में मैंने दिखाया है, ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन वो एक जनरल फॉर्मूला है। लेकिन क्यूरी विश लॉ एक है जो विश एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने दिया था ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू T/C-θ, ये इन्होंने दिया था विश ने। तो उन्होंने उन्हीं के जो फॉर्मूला था क्यूरी का, उन्हीं के फॉर्मूले को मॉडिफाई करके दिया था रिसर्च करने के बाद, तो इसलिए इन्होंने क्यूरी विश लॉ के नाम से इस फॉर्मूले को जाना जाता है। अब इसके मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा ज्यादा, क्योंकि ये हमारा मेन मोटिव नहीं है। हमारा मेन मोटिव है सारे टाइप के मैग्नेटिज्म को समझना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पैरामैग्नेटिक में एक और मॉडल था, एक और पॉली साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपना एक मॉडल दिया था। तो उन्होंने कहा था कि इनका जो पैरामैग्नेटिज्म है इज ट्रू फॉर मटेरियल वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री एंड इंटरेक्ट टू फॉर्म ए कंडक्शन बैंड। जो आपने वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड ये सब पढ़ा था, जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो उसके लिए वैलिड था मोस्ट ऑफ द पैरामैग्नेटिक मेटल्स के लिए। इस मॉडल में उन्होंने क्या कहा था कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं एसेंशियली टू बी फ्री एंड अंडर एन अप्लाइड फील्ड एंड imbalance between electrons with opposite spin its setup leading to a low magnetization in the same direction as the applied field। इन्होंने कहा था कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उनमें जब भी हम जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उनमें जो स्पिनिंग होती है, जैसे जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जैसे अप्लाई करते हैं तो उनका नेचर मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटाइज हो जाते हैं उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो जो इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थी वो इंडिपेंडेंट थी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं थी। जबकि जो क्यूरी ने बोला था और जो विश लॉ जो था, क्यूरी लॉ जो था, उन दोनों के अकॉर्डिंग जो वो ससेप्टिबिलिटी जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट थी। इनका जो था ससेप्टिबिलिटी जो था वो फंक्शन था टेम्परेचर का, जबकि पॉली मॉडल के अकॉर्डिंग ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं था। ऑल्दो द इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर में भी अफेक्टेड, क्योंकि देखो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हमने पढ़ा था कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होता है उनकी जो विड्थ होती थी उन दोनों का विड्थ जो था काफी वेरी करता था जैसे जैसे टेम्परेचर राइज या कम होता है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर पे इनका विड्थ जो था डिपेंड होता था। तो अगर विड्थ डिपेंड कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो जंप करेंगे वो भी डिपेंड करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे वो उनके विड्थ पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप होता था, जिसे हम लोग बोलते थे मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप होता था, ज्यादा गैप होता था, वो इंसुलेटिंग मटेरियल होता था। अगर इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो हम लोग बोलते थे कंडक्शन मटेरियल है, ठीक है। इस तरह से बोलते थे। जो सेमीकंडक्टर होता था उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता था, तो वो जो बैंड गैप है उनका बीच का डिस्टेंस भी डिपेंड करेगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, कितने फास्ट वो जंप कर सकते हैं इन दोनों बैंड के बीच में, तो वो तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो फाइनली क्या होगा कि ये ससेप्टिबिलिटी जो हो गया वो भी तो टेम्परेचर पर डिपेंड हो गया ना, तो ठीक है। तो इनका मॉडल काफी मतलब ज्यादा चला नहीं था, लेकिन इन्होंने भी एक मॉडल दिया था। तो कई साइंटिस्ट आए अलग अलग तरह के, उन्होंने पैरामैग्नेटिज्म को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। नेक्स्ट है थर्ड नंबर है वो है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या बोलता है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट उनमें होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो इनका जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है, वो सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल का मतलब एक तरह से ये जन्म से ही एक ही डायरेक्शन में सारे
ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें अब तो मैग्नेटिज्म हो गया, मतलब एक तरह से ये मैग्नेटिक मटेरियल ही आप इसे बोल सकते हो। तो इस टाइप के मटेरियल को बोला जाता था फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें एक्सटर्नल फील्ड आप अप्लाई नहीं भी करते थे तो भी एक तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता था। और इससे आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, इसके जो फोर्स होते थे, जो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स होंगे, वो आप मैग्नेटिक मोमेंट्स के जरिए, मतलब जो डिवाइस आते हैं जो मैग्नेटिक चेक करने के लिए कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट है नहीं, या फिर आप इसके नजदीक में किसी आयरन को ले आओ तो आयरन को ये अट्रैक्ट करेगा, या मतलब जो इसका जो पुलिंग फोर्स होगा वो आयरन के थ्रू आप फील कर सकते हो। तो उससे पता चलता है कि ये एक तरह का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इसमें जो एटम्स होते थे वो पैरेलली अलाइन होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट्स का जो भी इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो पैरेलली सारे अलाइन होते थे। तो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो आते हैं, वो आते हैं क्योंकि अनकैंसल्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन होते हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। जो इनमें जो अनकैंसल मतलब कि जैसे जो सिंगल पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो तो मैग्नेटिक मोमेंट बनाएंगे, लेकिन जो दो पेयर में आ गए वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं जो वैलेंस में, लाइक जैसे अभी मैंने SPDF जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग करते थे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, उसमें अगर किसी भी वैलेंस में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उनकी स्पिनिंग तो होगी ना, तो उसकी स्पिनिंग होगी तो उस पर तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा ही वो, क्योंकि वो सिंगल है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है, जैसे कि आप आयरन को ले लो, आयरन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आयरन को जो 26 उसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1s2 2s2 2p6 इस तरह से लिखते जाते थे। तो आर्गन तक आता, आर्गन के बाद हमने लिख दिया 4s2 3d6। ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ सकते हो अलग से, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये 4s2, तो S वाला जो होता था वो सिंगल बैंड होता था, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन फील हो गए। D वाले में क्या होता था, D वाले में आपका 5 होता था, तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 में 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, एक तो पहले समय भर दिया, ठीक है, एक भर गया, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया तो ये तो पेयर्ड हो गया। लेकिन ये 4 तो अनपेयर्ड है ना, 4 में तो इन चारों की वजह से तो मैग्नेटिक मोमेंट आएंगे, तो इन चारों की वजह से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन करते थे उनकी वजह से इनमें मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट अराइज होते हैं। इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है और बहुत ज़्यादा होती है। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, 1000 के रेंज की होती है, ठीक है, और पॉजिटिव होती है। यानी कि जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सटर्नली लगाओगे तो उसी डायरेक्शन में इसके सारे मैग्नेटिक मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। इसका जो एग्जाम्पल्स है लाइक आयरन, हाइड्रोजन, कोबाल्ट, निकेल, एलॉयज, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स है ये सब। फिर कुछ एलॉय है मैग्नीज के, लाइक मैग्नीज बिस्मथ, फिर Cu2MnAl, एल्युमिनियम है ये मैग्नीज है, ये कॉपर है। तो इनका जो एलॉय है ये सब भी एक तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। आप देख सकते हो इनके डोमेन में कि ये डोमेन वाल है, एक तरह का डोमेन वाल बना हुआ है, ठीक है, ब्लैक कलर का जो वाल है, इसमें अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट है, अलग अलग जो नाइबर जो एक दूसरे के डोमेन्स हैं, अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग मतलब जो अलाइन किए हुए मटेरियल है। लेकिन इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन अगर नहीं है तो इसका अलग मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसमें अलग मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसके डोमेन में अलग मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर शो तो करेगा लेकिन उतना, मतलब कि अगर आप एक ये सोच लो कि अगर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में तो ये तो और अलाइन हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, तो और ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और ज्यादा इसका मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा शो करेगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ही हमारा जो परमानेंट मैग्नेट वगैरह बनता है वो इसी से बनता है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ही बनता है। अब इसमें दो टर्म आते हैं, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन और सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि ये नेट मैग्नेटाइजेशन होता है दैट एग्जिस्ट इनसाइड अ यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। यानी कि स्पॉन्टेनियस मतलब क्या था, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, मतलब जैसे हो रहा है अपने आप होने दो, इस तरह से इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए हुए, बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए हुए जो भी अपना उसका अपना एक नेट मैग्नेटाइजेशन है, जितना वो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर पा रहा है, जितना मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट कर पा रहा है, उससे बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमने क्या किया कि हम ये एक्चुअली में सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होता है जो वो लेबोरेटरी में चेक होता है कितना होता है, मेजर किया जाता है। लेकिन ये होता है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट कितना इंड्यूस हो सकता है, मतलब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते गए तो उसका मैग्नेटाइजेशन स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, और वो एक लिमिट तक ही इंक्रीज करेगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल अगर सारे के सारे एक लाइन में अरेंज हो गए, एक लाइन में अलाइन हो गए, उसके बाद तो इंक्रीज नहीं होगा। तो एक सैचुरेशन स्टेट आता है, सैचुरेशन मैग्नेटिक फील्ड आता है, जिसके बाद आप कितना भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाओ वो मैग्नेटाइजेशन उसका स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा, वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस स्टेट को बोलते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, ठीक है।
अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, पैरामैग्नेट्स और फेरोमैग्नेट्स। आप पहले ये भी देख लो, पैरामैग्नेट्स और डायमैग्नेट जो हमने पढ़ा था, डायमैग्नेट सबसे पहले, सेकंड में पैरामैग्नेट, तो ये एक दूसरे का अपोजिट है नेचर में। मतलब डायमैग्नेट जो होता है वो नेगेटिव है उसका, और इसका जो है वो पॉजिटिव है पैरामैग्नेट का। लेकिन पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट में क्या है कि पैरामैग्नेट का थोड़ा सा पॉजिटिव है और फेरोमैग्नेट का बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो पैरामैग्नेट्स में क्या होता है, जो सैचुरेशन है वो लगभग 10 से ज्यादा आता है। फेरोमैग्नेट में वो सैचुरेशन बहुत पहले आ जाता है, क्योंकि पैरामैग्नेट में आपको पता है कि उसके इतने ज्यादा रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं कि ऑलरेडी उसका जीरो रहता है मैग्नेटाइजेशन। तो अब उसे मैग्नेटाइज करने के लिए हमें ज्यादा सैचुरेशन स्टेट तक जाना पड़ेगा। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें ऑलरेडी वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, तो इसलिए हमें उस सैचुरेशन स्टेट तक जाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 100 केल्विन के नीचे होता है, और इसका लगभग 300 केल्विन होता है फेरोमैग्नेट के केस में। और इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो 50 × 10⁻⁸, ये 10⁻⁸ दोनों में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऊपर में आप देख सकते हो ये दे रखा है। और जो फेरोमैग्नेट्स हैं उससे केस में 1000 से लेकर के 10,000 × 10⁻⁸ मीटर क्यूब पर केजी तक ये जाता है। तो आप देख सकते हो इसकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी ज्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है बहुत ज्यादा और पॉजिटिव होती है, और इसका जो ग्राफ बनता है मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटाइजेशन का, उन दोनों का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, आप देख सकते हो। तो इस केस में जो म्यू आर की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 तो होगी, मतलब आप इसको बोलो ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा होगी। और नेक्स्ट चलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व। इसके बारे में बहुत बार आपने सुना होगा हिस्टेरिसिस कर्व, लेकिन कंफ्यूजन बहुत लोगों को लगा रहता है। तो देखो, फेरोमैग्नेट्स होते हैं उनमें एक टेंडेंसी होती है कि अगर आपने उसको छोड़ दिया एज इट इज, जिस तरह से वो है, तो थोड़ा सा तो मैग्नेटिक बिहेवियर वो शो करेगा। लेकिन अगर आपने उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन स्ट्रेंथ जो होगा, उसका जो मतलब एक तरह से उसका जो मैग्नेटाइज्ड होने की टेंडेंसी होगी वो धीरे धीरे, मतलब उसमें और ज्यादा उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करोगे तो वो और भी ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, लेकिन एक लिमिट तक। जैसा कि हमने अभी देखा कि एक सैचुरेशन स्टेट आता है, तो सैचुरेशन स्टेट तक तो ये इंक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ बनाया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड को हमने इंक्रीज करते गए। तो देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में आपका मैग्नेटाइजेशन। तो सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से स्टार्ट किया तो पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते गए तो ये मैग्नेटाइज होता गया और मैग्नेटाइज होता गया, तो एक सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन हो गया। मतलब इसके बाद अब ये मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है, तो यहाँ तक आ गया। अब हम इसको रिवर्स करते गए, मतलब नेगेटिव में मैग्नेटिक फील्ड लगाते गए। पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया, अब हम नेगेटिव में लगा रहे हैं ताकि हम इसको डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हम नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड लगाते गए तो वाई एक्सिस पे कट किया। अब वाई एक्सिस पे कट करने का क्या मतलब है, वाई एक्सिस पे कट करने का मतलब है कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टोटली जीरो कर दिया। एच क्या आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब उसको हमने टोटल जीरो कर दिया, फिर भी उसमें मैग्नेटाइजेशन है, यानी कि एक रिटेन कर लिया अपनी, मतलब इसने कुछ मैग्नेटाइजेशन को रिटेन कर लिया अपने अंदर कि अब कि आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो क्या हुआ, हम इतना मैग्नेटाइज अब हो चुके हैं, अब इससे मतलब इससे हम कम नहीं होंगे। ठीक है, तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है MR जो है वो आपका वो रिमेनिंग मैग्नेटाइजेशन है। जब आप एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर देते हो उसको कहते हैं, उस टर्म को कहते हैं रिटेंटिविटी, कि कितना उसने रिटेन कर रखा है मैग्नेटाइजेशन को। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि नहीं, आपने रिटेन तो कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका रिटेंटिविटी जीरो हो जाए, मतलब कि अब हम इतना और नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में कि आप जीरो हो जाओ, पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाओ। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेगेटिव डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। जैसे लगाते गए तो ये और नेगेटिव की तरफ आता गया, नीचे की तरफ आता गया, अब ये एक्स एक्सिस को कट कर गया। तो एक्स एक्सिस को कट कर गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्सटर्नली इतना मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ा कि उसके टोटल मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए। तो इस टर्म को कहते हैं कोर्सिविटी। इस वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी इसे हम कहेंगे कोर्सिविटी। यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि रिवर्स फील्ड स्ट्रेंथ हमने लगाया है ताकि वो मैग्नेटाइजेशन जो है उसका जीरो हो जाए, और उस टर्म को कहते हैं कोर्सिविटी। तो दो टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ ध्यान रखनी है, कोर्सिविटी क्या होता है और रिटेंटिविटी क्या होता है। ठीक है, अब रिमेनेंस एक टर्म आता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। रिमेनेंस होता है आपका जो भी रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन है उसको रिमेनेंस बोला जाता है। मतलब एक तरह से बोल सकते हो आपकी जो एक लंबे से सेंटेंस को शॉर्ट में बोलते हैं ना, कुछ भी, मतलब क्या बोलते थे उसको, एक वाक्य के लिए एक सिंगल वर्ड यूज करते थे, उसी तरह से रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन जो है उसकी जगह पे हम लोग रिमेनेंस का भी यूज कई जगह पे कई बुक में किया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। अब इस जो फेरोमैग्नेटिक जो है वो रिटेन करता है कुछ मैग्नेटाइजेशन, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम रिमूव कर देते, फिर भी इस बिहेवियर को हम लोग जिस कर्व पे प्लॉट करते हैं उसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व।
ठीक है, क्लियर है। द वेरियस हिस्टेरिसिस कर्व का पैरामीटर है, मतलब जो भी पैरामीटर से हिस्टेरिसिस कर्व की कोर्सिविटी कितनी होगी, रिटेंटिविटी कितनी होगी, वो आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये ध्यान रखना है। इंट्रिंसिक मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास, उस पर डिपेंड ये नहीं करता है, मतलब ये मास पे डिपेंडेंट है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है ना, मतलब ये मास पे डिपेंड, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब मास पे डिपेंडेंट है। तो ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ग्रेन साइज पे डिपेंड करता है, डोमेन स्टेट पे डिपेंड करता है, कितने उसके इंटरनल स्ट्रेस है मटेरियल के अंदर, जो मटेरियल हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉर्जिंग प्रोसेस होते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं ना, तो उसमें स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस कितने हैं वो सब पे डिपेंड करता है। फिर किस टेम्परेचर पे आप चेक कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट आर्टिकल हो गया, कंप्लीट डिस्कशन हो गया हिस्टेरिसिस कर्व के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। If the coupling of electron spins results in anti-parallel alignment, then spin will cancel each other and no net magnetic moment will arise। जैसा कि आप देख सकते हो कि एग्जांपल लेते हैं, जो मैग्नीज ऑक्साइड होता है MnO, ठीक है, यहाँ जैसे ले रखा है एक एग्जांपल, तो उसमें क्या है कि ऑक्सीजन का तो हमें पता है कि इसमें कोई भी मैग्नेटिक डायपोल नहीं होता है, लेकिन जो मैग्नीज है, मैग्नीज में 2+ होता है, तो इसमें मान लीजिए सपोज मैग्नीज का जो भी एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एटॉमिक नंबर है, उसके बाद आप उसको एसपीडीएफ वाले में दिखाओ, एसपीडीएफ में, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितने उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब सपोज जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उनका एक मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसका अगर ऊपर की डायरेक्शन में है और इसका नीचे की डायरेक्शन है, फिर इसका ऊपर की डायरेक्शन है, फिर आगे वाला ऑक्सीजन का खाली, और फिर आगे मैग्नीज का नीचे की डायरेक्शन है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, आप देख सकते हो। फिर नीचे देखो, यहाँ ऊपर की डायरेक्शन है, यहाँ नीचे की डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। इसी तरह से सारे में इनमें मैग्नेटिक मोमेंट तो है, इंडिविजुअली देखा जाए तो है, लेकिन जब एज ए होल देखा जाए, मतलब टोटल मॉलिक्यूल को देखा जाए, तो उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसमें जो मैग्नेटाइजेशन जो होता है, मतलब जो मैग्नेटाइजेशन नहीं, क्या बोलेंगे उसको, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो इसमें कुछ भी नहीं होता है, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। तो MnO एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, इससे आप समझ सकते हो इसको, और ये फिगर से आप अच्छे से समझ सकते हो कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। मतलब नेट मैग्नेटिज्म जो होना चाहिए वो उसका, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होना चाहिए वो उसका 0 होना चाहिए। अब इसमें O2 जो आयंस है उसका तो कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, लेकिन जो स्पिन, जो इलेक्ट्रॉन इसका स्पिन कर रहे हैं Mn2+ के, वो आयंस अलाइन है एंटी पैरेलल में अपने आप, मतलब एक दूसरे के साथ जो अलाइनमेंट है उनका वो एंटी पैरेलल है विद एडजेसेंट एटम्स, आसपास के अगल बगल के जो एटम्स है, जैसे इसका और इसका देख लीजिए, फिर मैं कलर चेंज करके देखता हूँ, इसका और इसका देख लीजिए, फिर इसका और इसका भी देख लीजिए, फिर इसके बाद जो एलिमेंट एक इधर जो एटम आएगा उसका और उसका भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो भी बहुत कम होता है और पॉजिटिव होता है, 10⁻⁻5 से लेकर के 10⁻³ तक होता है। और इसका जो एग्जांपल्स है ट्रांजिशन मेटल्स लाइक मैग्नीज, क्रोमियम, फिर उसके कंपाउंड्स, एग्जांपल में मैग्नीज ऑक्साइड, फिर आपका कोबाल्ट ऑक्साइड हो गया, NiO हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, MnSe, फिर ये आपका कॉपर क्लोराइड हो गया, फिर इसे गोइथाइड बोलते हैं, अल्फा फॉर्म ऑफ FeOOH, फिर गामा फॉर्म ऑफ आयरन OOH को लेपिडोक्रोकाइड बोलते हैं। ये सब जो एग्जांपल्स, ये सारे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट है ये हमारा टॉपिक फेरीमैग्नेटिज्म। इसमें कुछ सर्टेन आयनिक सॉलिड्स होते हैं, ये ध्यान रखना आपको, आयनिक सॉलिड, उसमें जनरल फॉर्मूला है MFe2O4, यहाँ पर M आपका है कोई भी एक मेटल, ठीक है, तो वो आपका परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करता है, जिसे हम लोग फेरी मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ड्यू टू पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ स्पिन मोमेंट। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको समझना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं Fe3O4, Fe3O4 में क्या है कि इसमें आयरन का आपको पता है कि 2+ आयंस भी होता है और आयरन के 3+ आयंस भी होते हैं, डिपेंड ऑन किस तरह का वो मॉलिक्यूल, किस तरह का वो स्ट्रक्चर बना रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि Fe3O4 में दोनों तरह के आयन का एग्जिस्टेंस होता है, 2+ आयंस का भी और 3+ आयन का भी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो Fe2+ O2- और Fe3+ होल 2 O2- 3, तो इसमें 2+ भी है और Fe3+ भी है। तो ये Fe2+ जो है वो आपका क्या करेगा, देखो यहाँ पर ये आपका Fe3+ जो है वो दोनों जगह रहता है, ऑक्टाहेड्रल साइड में भी रहता है और टेट्राहेड्रल साइड में भी रहता है, लेकिन जो Fe2+ है वो केवल और केवल ऑक्टाहेड्रल साइड पे रहता है। तो Fe3+ का तो साइज कम होगा ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने और ज्यादा लूज किया, तो इसका साइज तो छोटा होगा, तो ये दोनों वाइट्स में घुस जाता है, लेकिन इसका साइज रिलेटिवली बड़ा है, तो ये केवल ऑक्टाहेड्रल में रहता है, टेट्राहेड्रल में नहीं रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में दोनों में अपोजिट स्पिन करता रहता है, तो इसका और इन दोनों का कैंसिल हो जाता है आपस में। तो ये किस तरह का बिहेव कर लिया, ये कर लिया आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक की तरह, लेकिन आपका जो Fe2+ है उसमें तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं हुआ है ना, क्योंकि इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक मोमेंट लाई करता है, मैग्नेटिक मोमेंट इसमें अराइज करता है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इसमें होता है। ये दोनों आपस में कैंसिल कर ले रहे हैं, लेकिन ये कैंसिल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है और ये परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है इसमें।
तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इसमें आप लिखा हुआ भी है कि 1:2 रेशियो में ये होता है, और ये एंटी पैरेलल कपलिंग होती है Fe3+ का हाफ ए साइड में और हाफ बी साइड में। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में ही ABC टाइप का जो होता है स्ट्रक्चर, कि नीचे आपके कुछ एलिमेंट है, फिर ऊपर वाले स्ट्रक्चर में ऐसा होगा, फिर उसके ऊपर में ऐसा होगा, डिफरेंट टाइप का। फिर AB टाइप भी होता था, ठीक है, फिर ABC होता था, फिर ABC BCA, फिर CAB, इस तरह का स्ट्रक्चर होता था, अलग अलग टाइप का। जो भी मतलब मॉलिक्यूल्स, जो भी एटम्स का अरेंजमेंट होता था, जो हमने पढ़ा था यूनिट सेल, एक चैप्टर होता था यूनिट सेल, उसमें पढ़ा था मैंने सब जगह, स्पेस लेटिस वगैरह सब कुछ उसमें पढ़ा था, ठीक है। तो उसके वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। ये व्हाइट कलर का जो भी आपको इस फिगर में दिख रहा है वो ऑक्सीजन का है, जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो आपका टेट्राहेड्रल साइट है, और जो ऑक्टाहेड्रल साइट है वो आपका समथिंग येलो कलर का दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें ये ध्यान ये रखना है कि फेरीमैग्नेटिज्म में क्या कंसेप्ट है। फेरीमैग्नेटिज्म में है कि कुछ पार्ट कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, कुछ पार्ट कैंसिल नहीं करते, जिसकी वजह से उसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म हमें दिखाई देता है, उसे हम बोलेंगे फेरीमैग्नेटिज्म। और इसका जो कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आप बेरियम फेराइड देख सकते हो, अभी हमने Fe3O4 भी देखा, तो वो भी एक अच्छा एग्जांपल है इसका। बेरियम फेराइड भी देख सकते हो। इसमें यूनिट सेल में टोटल 64 आयंस होते हैं, जिसमें से बेरियम और ऑक्सीजन आयंस में मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, लेकिन जो 16 Fe3+ आयंस होते हैं उनमें मोमेंट होते हैं, वो पैरेलली अलाइन होते हैं, और 8 Fe3+ में अलाइन होते हैं एंटी पैरेलल में। तो 16 जो है वो आपके पैरेलल है और 8 एंटी पैरेलल है। तो 16 में से 8 तो चले जाएंगे जो एंटी पैरेलल और पैरेलल है, लेकिन जो 16 में से 8 बचेंगे, जैसे 16 आपके ऊपर चलेगा, ठीक है। जैसे 4 और 2 का एग्जांपल ले लेते हैं, तो 4 आपके इधर है और 2 आपके नीचे हैं, तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, लेकिन 2 जो नेट बचेगा उसकी वजह से तो मैग्नेटिज्म आएगा ना, तो उसकी वजह से आता है। लेकिन इसमें बहुत ही कम होता है मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिज्म को काफी कम होता है। ओनली 1/8 ऑफ द आयंस कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, जो इसका एग्जांपल है बेरियम फेराइड के केस में केवल, ठीक है। Atoms have mixed parallel and anti-parallel aligned magnetic moments. Susceptibility is large below TC, मतलब below critical temperature। इसमें आप देख सकते हो इस फिगर के माध्यम से भी कि इसमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आपके ऊपर है, कुछ नीचे है, फिर ऊपर है, नीचे है। इसमें देखिए ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, नीचे है, ये ऊपर है, मतलब रैंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है। तो रैंडमली ओरिएंटेड में क्या होगा, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, फिर ये दोनों कैंसिल कर देंगे, फिर ये दोनों कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर उनमें शो होता है। नेक्स्ट एक टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेट। हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेट क्या होता है, बेस्ड ऑन देयर हिस्टेरिसिस कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हिस्टेरिसिस कर्व हमने पढ़ा उसके बेसिस पर हम लोग हार्ड मैग्नेट और सॉफ्ट मैग्नेट को डिस्टिंग्विश करते हैं। वो केवल फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स में ही क्लासिफाइड किया जाता है, हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेट होता है, ठीक है। सॉफ्ट मैग्नेट क्या होते हैं कि जो आपका हमने पढ़ा था कि ये ऊपर वाला जो होता है और ये नीचे वाला होता है, कोर्सिविटी ये होता था और रिटेंटिविटी ये होता था। तो वैसे मटेरियल जिसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें बहुत ही कम मेहनत करनी पड़े वो सॉफ्ट मटेरियल हो गया, और जिसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े वो हार्ड मैग्नेट हो गया, ठीक है। वो हार्ड मैग्नेट और ये सॉफ्ट मैग्नेट, ये आपको पता चल गया। मतलब रिटेंटिविटी तो दोनों में होगी, दोनों में अच्छी खासी रिटेंटिविटी होगी। आप मैग्नेटाइज कर दो फिर रिवर्स मैग्नेटाइज करो तो फिर वो रिटेंटिविटी होगी दोनों में, लेकिन किसको हम जल्दी से जल्दी डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं और किसको डीमैग्नेटाइज करने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हमें नेगेटिव में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, उसके बेसिस पे सॉफ्ट मैग्नेट और हार्ड मैग्नेट को डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो सॉफ्ट मैग्नेट का जो हिस्टेरिसिस कर्व होता है काफी नैरो होगा। नैरो होने का मतलब है इसमें जो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे वो काफी कम करेंगे, और काफी कम नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ही वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। और उसकी जो परमेबिलिटी होगी, इनिशियल परमेबिलिटी, वो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वो इजी टू मैग्नेटाइज और इजी टू डीमैग्नेटाइज होगा सॉफ्ट मैग्नेट, ठीक है। केवल सॉफ्ट मैग्नेट होगा, इजी टू मैग्नेटाइज और इजी टू डीमैग्नेटाइज, और इसका जस्ट अपोजिट जो होगा वो होगा हार्ड मैग्नेट के केस में। अब दोनों का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लो, और एप्लीकेशन क्या क्या होता है। कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील, कोबाल्ट स्टील, कॉपर निकल, आयरन एलॉय और एल्निको एलॉय, एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट एलॉय, ये सारे हार्ड मैग्नेट में आते हैं। फिर आयरन, सिलिकॉन स्टील, एलॉय स्टील, सॉफ्ट फेराइड्स एटसेट्रा, ये सब जो आते हैं वो सॉफ्ट मैग्नेट में आते हैं। एप्लीकेशन जो है आपका हार्ड मैग्नेट का वो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में आता है यूज, फिर मैग्नेटिक डिटेक्टर्स होते हैं उसमें यूज होता है, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं उसमें हार्ड मैग्नेट का यूज होता है। और जो सॉफ्ट मैग्नेट होते हैं वो ट्रांसफार्मर का कोर वगैरह हम लोग जो डिजाइन करते हैं, ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो सॉफ्ट मैग्नेट का बना होता है। फिर कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं, फिर कोर ऑफ रिएक्टर्स होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में यूज होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम लोग बनाते हैं वो सॉफ्ट मैग्नेट से यूज करके बनाया जाता है। तो ये तो हो गया आपका टोटल हार्ड मैग्नेट और सॉफ्ट मैग्नेट का कंसेप्ट क्लियर।
नेक्स्ट 2 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ क्या होता है, एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीज होता है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो मिस अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म जो होता है वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है। तो एक टेम्परेचर आता है सर्टेन टेम्परेचर, जिसके ऊपर अगर हम और टेम्परेचर इंक्रीज करते जाए तो सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे वो मिस अलाइन हो जाएंगे, और ऐसे मिस अलाइन होंगे कि नेट मैग्नेटिज्म जो होगा वो जीरो हो जाएगा, वो नेट मैग्नेटिज्म जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा, और इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो जो फेरो और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एवं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए दूसरा पॉइंट है कि फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसे अगर क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर ले जाएगा तो वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है पैरामैग्नेटिक जो है वो काफी मतलब पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों लगभग सिमिलर टाइप की चीजें हैं, लेकिन पैरामैग्नेटिक में जो एक्सटेंट होता है, पैरामैग्नेटिक का जो पावर होता है वो आप ऐसे याद कर सकते हो कम होता है, और फेरोमैग्नेटिक का पावर जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इनको जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इतने मिस अलाइन हो जाएंगे कि सारे एक दूसरे को कैंसिल करने पे तुल जाएंगे, और सारे दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर तो एक और लास्ट जो इसमें याद करने के लिए, याद नहीं मतलब देखने के लिए आप इसे समझ सकते हो, थोड़ा कंसेप्ट अच्छा रहेगा। जो ये पूरा आपको पता है पीरियोडिक टेबल है, इसमें आप फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ये 4 तरीके का इसमें मटेरियल दिखाया गया है कौन किस टाइप के हैं। तो जो व्हाइट कलर के हैं ये सारे आपके पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये पूरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये जो भी एल्युमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो आपका हीलियम हो गया, ये सारे इनर्ट गैसेस हो गए, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे हो गए, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम जो भी है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे एंटीमनी, ये सारे जो भी है सारे आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम मतलब मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर जो भी आपके एक्सेप्ट ये वाला SN मतलब टीन, ये सारे आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल है। बोरोन हो गया, गैलियम हो गया, ठीक है, ये सब आपके जो भी हैं ये सारे आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल है। फिर आपका देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा, फेरोमैग्नेटिक आपका हो गया आयरन, कोबाल्ट, निकेल, सिर्फ 3 इसमें दिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब इसमें हम देखो सिर्फ एक ऐसा मटेरियल है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो एंटी फेरोमैग्नेटिक है। बाकी एलॉय वगैरह में आप देखो तो एलॉय तो बहुत सारे मिल जाएंगे जो एंटी फेरोमैग्नेटिक बन जाएंगे, जो फेरोमैग्नेटिक बन जाएंगे, फिर फेरीमैग्नेटिक बन जाएंगे। तो एलॉय तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन जो प्योर एलिमेंट है, केवल एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से बना हुआ है, वो केवल आपका क्रोमियम है जो आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, फिर आपका जो नीचे जो F ब्लॉक में आता है वो भी आपका सारा पैरामैग्नेटिक है। तो ये तो था टोटल कंसेप्ट आपका मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आता रहे आपको फ्यूचर में उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।